नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि को पढ़ रहे थे। पूर्व में हम उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से रंगभूमि की समीक्षा के अंतर्गत उसके कथानक एवं चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम शेष रहे उपन्यास के तत्वों के आधार पर रंगभूमि की समीक्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं अन्य तत्वों के आधार पर रंगभूमि की समीक्षा। तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन अथवा संवाद। कथोपकथन अथवा संवाद किसी भी उपन्यास का मुख्य तत्व है। प्रेमचंद जी ने रंगभूमि उपन्यास में जिन संवादों का प्रयोग किया है वे जहां एक ओर पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, वहीं दूसरी ओर कथानक को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। उपन्यास का प्रमुख पात्र या कहिए कि उपन्यास का नायक सूरदास, जो कि महात्मा गांधी का औपन्यासिक संस्करण प्रतीत होता है, एक अनोखा पात्र है। वह राजनीतिक चेतना संपन्न नहीं है, परंतु उसकी स्वातंत्र्य चेतना आध्यात्मिक कोटि की है। वह अपनी मृत्यु के समय जीवन रूपी रंगभूमि के खेल के नियमों पर जो विचार व्यक्त करता है, उसका वह संवाद देखिए। नीरस आवाज में बोला, बस बस, अब मुझे क्यों मारते हो? तुम जीते, मैं हारा, यह बाजी तुम्हारे हाथ रही। मुझसे खेलते नहीं बना, तुम मंजे हुए खिलाड़ी हो और तुम्हारा उत्साह भी खूब है। हमारा दम उखड़ जाता है, हाँफने लगते हैं और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते हैं। आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज मारपीट करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता। तुम खेलने में निपुण हो और हम अनाड़ी हैं, बस इतना ही फर्क है। तालियां क्यों बजाते हो? यह तो जीतने वालों का धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म तो हमारी पीठ ठोकना है। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की। फिर खेलेंगे, जरा दम तो लेने दो। हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। सूरदास के द्वारा कहे गए ये संवाद अनर्गल से प्रतीत होते हुए भी उसकी सामाजिक स्थिति, जीवन दर्शन और जीवनानुभूति की गहराई के सर्वथा अनुरूप है। इसमें तुम, मैं और हम के प्रयोग द्वारा परस्पर विपरीत तथ्यों को इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि विरोधी समांतरता से कथन में एक प्रकार की लयात्मकता आ गई है। प्रश्नवाचक वाक्यों में व्यंग्यात्मकता निहित है, जबकि अंतिम वाक्य के छोटे छोटे उपवाक्य जो है वह दृढ़ता और संकल्प शक्ति के द्योतक हैं। संवाद गठन के स्तर पर प्रेमचंद ने पात्र, परिवेश, प्रसंग और विषय वस्तु के अनुरूप ही भाषा चयन करने में भी वो कुशल रहे हैं। रंगभूमि के संवादों में पात्र के अनुकूल ही उन पात्रों की स्थिति, मनस्थिति, उसकी परिस्थिति और उसके परिवेश के अनुकूल ही संवादों का सृजन हुआ है। जैसे जहाँ कहीं महेंद्र कुमार, मिस्टर क्लार्क आदि बोलते हैं तो उनके संवादों की भाषा वैसी ही है जो उनकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप है। दूसरी ओर सूरदास जी का एक और उदाहरण देखिए कि जब पांडेपुर के कुछ लोग सूरदास का झोपड़ा जला देते हैं तो जले हुए झोपड़े के पास सूरदास और मिठवा बैठे हुए हैं। दोनों का वार्तालाप देखिए। मिठवा कहता है, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठवा, और जो कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठवा, और फिर लगा दे? सूरदास, तो हम फिर बनाएंगे। मिठवा, और जो कोई 1000 बार लगा दे? तो सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। मिठवा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? तो सूरदास, तो हम भी 100 लाख बनाएंगे। इन संवादों में हम देखते हैं कि
नायक सूरदास की धैर्य, उसकी सहन शक्ति, उसका आशावाद और उसका सकारात्मक चिंतन प्रकट हुआ है। इसी मनोभावों से वह अपने शत्रुओं से अंत तक संघर्ष करता है। अगला बिंदु है देश, काल और वातावरण। रंगभूमि प्रेमचंद जी का एक वृहद आकार उपन्यास है। उपन्यास का मुख्य मंच काशी के पास पांडेपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती है और उस बस्ती में रहने वाले बजरंग अहीर और उनकी पत्नी भैरव और उसकी पत्नी सुभागी, जो ताड़ी बेचने का काम करता है, पान बेचने वाले ठाकुरदीन, नायक राम पंडा और ताहिर अली जॉन सेवक आदि सभी की रहन सहन के अनुरूप ही वहाँ के परिवेश का चित्रण किया गया है, परंतु उसके कुछ दृश्य बनारस, उदयपुर रियासत और भीलों की एक बस्ती में भी घटित होते हैं और उसमें भी प्रेमचंद जी ने पूरे परिवेश का ध्यान रखा है। अगला बिंदु है भाषा शैली। रंगभूमि में कथा का बहुत विस्तृत पट प्रेमचंद जी ने लिया है और उसमें अनेक पात्र शामिल हैं। प्रेमचंद जी अपने हर एक पात्र का परिचय चित्रात्मक भाषा शैली से देते हैं ताकि पाठक उपन्यास के हर पात्र से भली भांति परिचित हो सके। रंगभूमि के मुख्य पात्र सूरदास का परिचय देते हुए लिखते हैं कि बस्ती में एक अंधा चमा रहता है जिसे लोग सूरदास कहते हैं। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। इसी प्रकार मिस सोफिया का वर्णन भी वो चित्रात्मक शैली में करते कहते हैं, मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हो। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं आभास न था। कुंवर साहब का रूप वर्णन भी चित्रात्मक शैली में किया गया है। पूरे 6 फीट के मनुष्य थे, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटे कपड़े का एक नीचा कुर्ता पहने हुए थे। दूसरा, प्रेमचंद जी पात्रों की चित्र शैली में वर्णन करते पाठक के सामने पात्रों को प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह हर एक पात्र की भाषा उसका सामाजिक स्तर तथा शिक्षा के अनुसार ही करते हैं। बस्ती के आम लोगों की भाषा सरल सीधी तथा देहाती लोगों की भाषा है, तो दूसरी ओर सोफिया और प्रभु सेवक के संवाद दर्शन और तत्व ज्ञान की चर्चाओं से भरे पड़े हैं। तो रानी जहानवी और सोफिया के संवादों में लंबे लंबे परिच्छेदों में रानी जहानवी के जीवन दर्शन और जीवन व्यस्यक दृष्टिकोण का भी परिचय मिलता है। उपन्यास के अंतिम चरण में जहां सुप्रिटेंडेंट गोली चलाने का हुक्म देता है, राजा महेंद्र सिंह उससे आज्ञा वापस लेने के लिए अंग्रेजी में गिड़गिड़ाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद जी की भाषा स्थल, प्रसंग और पात्रों के अनुसार अलग अलग रूप लेकर आती है। रानी जहानवी की भाषा संस्कृत प्रचुर शुद्ध भाषा है, तो विनय की दार्शनिक तथा समाज कल्याण के विचारों से ओतप्रोत भाषा है। और इन सबसे अधिक प्रभावशाली भाषा सूरदास जी की है। और इन सबसे अधिक प्रभावशाली भाषा सूरदास, जो कि उपन्यास का नायक है, की है, जो कि अत्यंत सरल एवं सीधी है, परंतु जीवन के अंतिम सत्य का उद्घाटन करने वाली भाषा है। प्रेमचंद जी के साहित्य सेवा की शुरुआत उर्दू भाषा से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो शुद्ध हिंदुस्तानी का प्रयोग करने लगे थे, परंतु कहीं कहीं उपन्यास में इनके इस उर्दू शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम इसका अगला प्रमुख उद्देश्य पर। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में प्रेमचंद जी का उद्देश्य जो है वह विभिन्न समस्याओं को चित्रित करना रहा है।
यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास न होकर समस्या मूलक उपन्यास रहा है और यही कारण है कि इसका रंग भूमि का रंगपट अत्यधिक विशाल है। इसमें दो समस्याओं को उन्होंने विस्तृत प्रमुख रूप से उठाया है। एक तो औद्योगिकरण की समस्या और दूसरी भारतीय रियासतों की समस्या, जिसमें गांधी जी ने गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इन समस्याओं के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच जो कि सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी उजागर किया है। तो दूसरी ओर धार्मिक समस्याओं को भी उनके साथ धर्म की दीवारें थी, यह कहकर उन्होंने धार्मिक समस्याओं को भी उजागर किया है। नारी पर होने वाले अन्याय और उसकी दयनीय दशा का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है, जिसमें राजा महेंद्र सिंह की पत्नी और सुभागी आदि का उन्होंने अत्यधिक दयनीय चित्रण किया है। तो इस प्रकार से इस उपन्यास में जो समस्याएं हमारे समक्ष प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत की है, उसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और एक प्रकार से सामाजिक सुधार की भी बात की गई है। सेवा समिति आदि के गठन द्वारा उन्होंने समाज सुधार की बात को भी अपना उद्देश्य माना है। इसके पश्चात एक अंतिम जो है वो है नामकरण। प्रस्तुत उपन्यास का नायक सूरदास है और इस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। रंगभूमि का अर्थ है क्रीड़ा स्थल या संघर्ष की भूमि। इस उपन्यास का यह नामकरण सर्वथा सार्थक है, क्योंकि हम इस उपन्यास में देखते हैं कि सूरदास जो कि इस उपन्यास का नायक था, उसका चित्रण कवि ने इस प्रकार से किया है कि वह था तो दुबला पतला पर हड्डियां लोहे की थी। बादल बूंदी सर्दी गर्मी झेलते झेलते उसके अंग ठोस हो गए थे। इस शांत जीवन में अचानक एक तूफान आता है और इस तूफान से जूझते हुए इस छोटे सूरदास की महान प्रतिमा बन जाती है। अर्थात उपन्यास का नायक सूरदास इस जीवन को एक रंगभूमि मानता है, जो कि सर्वथा सटीक है। वास्तव में जीवन एक संघर्ष भूमि में है और वह इस पर अपना खेल खेलता है, संघर्ष करता है। इस संघर्ष में कई बार वो हारता भी है, पर उसकी निगाह उतनी ही बार सिर्फ जीत पर ही रहती है। यह उन्होंने इसमें चित्रित किया है। इस आधार पर इस उपन्यास का नामकरण रंगभूमि सर्वथा सटीक जान पड़ता है। धन्यवाद।